गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू मोमेंटम कोटा क्लासेस। तो कल की क्लास में हमने देखा था आइसोमेरिज्म, हमने स्टार्ट किया था, है ना। कल जो हम क्लास में सीख चुके हैं वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो भी हमने स्टार्ट कर दिया था, कन्फर्मर्स हम देख चुके। अब जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का सेकेंड पार्ट कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। अब देखो, कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म को बच्चों फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ओके। एक जो होता है वो होता है इनैंशियोमर्स, और जो दूसरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टेरियोमर्स, ठीक है। डायस्टेरियोमर्स, राइट। अब क्या होते हैं ये इनैंशियोमर्स और डायस्टेरियोमर्स? तो देखो, ऐसे कंपाउंड्स जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हो सकते हैं, है ना। ऐसे कंपाउंड्स जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनैंशियोमर्स, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनैंशियोमर्स, राइट। और जो कंपाउंड्स मिरर इमेजेस नहीं होते उनको हम किन कैटेगरी में रखते हैं, डायस्टेरियोमर्स, ठीक है। नॉन मिरर इमेजेस उनको हम क्या बोलते हैं, डायस्टेरियोमर्स, ठीक है। अब देखो, इनको भी आगे फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, राइट। देखो, डायस्टेरियोमर्स में कौन कौन से आइसोमेरिज्म पॉसिबल हैं, वो क्या होते हैं। एक तो होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मतलब जो डायस्टेरियोमर जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या क्या शो कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर सकते हैं, और क्या शो कर सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर सकते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को मैं GI से डिनोट कर रही हूँ, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को OI से, ठीक है। अच्छा, इनैंशियोमर कौन हो सकते हैं? तो बच्चों, इनैंशियोमर सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ही शो करते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ही शो करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, तो ऐसे कंपाउंड्स जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ डायस्टेरियोमर्स ही होंगे, ठीक है। और जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे वो डायस्टेरियोमर्स भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, इनैंशियोमर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, राइट। देखो, अच्छा, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए कुछ शर्तें होती है, ठीक है। हम कौन कौन से कंपाउंड्स को ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोल सकते हैं, उसके लिए जो शर्तें होती हैं वो क्या होती हैं। सबसे पहली बात तो कि उनमें डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स, मतलब डबल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट, ठीक है। डबल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट। क्यों डबल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट, मतलब क्यों ऐसा है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए? इसका एक सीधा सा मतलब ये है कि जो हमारी रोटेशन होती है, जो कन्फर्मर्स में हमने देखा कि जो सिंगल बॉन्ड होता है उनके अराउंड रोटेशन पॉसिबल होता है ना, कि वो रोटेट कर जाते हैं। डबल बॉन्ड्स में क्या होता है कि वो इजीली रोटेट नहीं कर पाते, ठीक है। तो क्या होना चाहिए कि जो रोटेशन होता है वो रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो रोटेशन है वो क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, राइट। रोटेट नहीं करना चाहिए, हमारा जो कंपाउंड है वो रोटेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरी क्या बात होती है, दूसरी बात ये होती है कि जो हमारे कार्बन एटम्स होंगे या टर्मिनल एटम्स होंगे, देखो जैसे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, या फिर कौन हो सकते हैं, कार्बन नाइट्रोजन भी हो सकते हैं, है ना। ये भी तो हो सकता है, ये भी तो डबल बॉन्ड बनाता है। तो इनके अराउंड देखो, 2 वैलेंसी तो कंप्लीट है, 2 और बना सकता है ये बॉन्ड, है ना, 2 बॉन्ड और बना सकता है। तो इनके साथ जो एटम्स जुड़े हुए हैं, इस वाले कार्बन एटम से जो एटम्स जुड़े होंगे, है ना, वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। देखो, इस कार्बन पे जो 2 एटम्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने A, यहाँ पे भी A, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे B रखूँ, मतलब क्या हो गया, 2 एटम्स डिफरेंट हो गए, यहाँ भी 2 एटम्स डिफरेंट हो गए। अब ये क्या शो करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इससे जो एटम्स कनेक्टेड हैं, मतलब डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स शुड बी बॉन्डेड, शुड बी प्रेजेंट, ठीक है, शुड बी प्रेजेंट, राइट। समझ आई बात, एटम्स डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। अब देखो, अगर एटम्स डिफरेंट है इसका मतलब क्या हुआ, देखो फॉर एग्जाम्पल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH3
और CH3, ठीक है। एटम्स डिफरेंट है, एक साइड H है, एक साइड पे CH3 है, ठीक है। दो एटम्स यहाँ पे एक वैलेंसी H ने सेटिस्फाई की हुई है, एक CH3 ने, राइट। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो यहाँ पे होगी। अब इनको हम क्या बोलेंगे, तो इनकी जो टर्मिनोलॉजी होती है, इनका जो कन्फिग्रेशन होता है वो क्या होता है, अगर ये हाइड्रोजन एटम सेम साइड्स पे हैं, ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, सिस, ठीक है, सिस फॉर्म बोलते हैं। अगर यही कंपाउंड हमको अपोजिट साइड पे मिलता, ठीक है, लाइक इस तरीके से, ठीक है, यहाँ क्या है, हाइड्रोजन एटम अपोजिट साइड पे है ना, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया, ये ट्रांसफॉर्म है, राइट। ये कौन सा फॉर्म है बच्चों, ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के दो फॉर्म होते हैं, एक तो सिस होता है, एक तो ट्रांस होता है, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, अच्छा हमको ये बताना है 2 ब्यूटीन, देखो उसका स्ट्रक्चर यही है, 4 कार्बन, ब्यूटीन का मतलब 4 कार्बन। आपको इसमें बताना है कि सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म कैसे होगा। तो देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सिस में क्या होगा, सेम साइड पे होंगे दो ग्रुप्स, है ना, सेम साइड पे होंगे, H H। ये कौन सी फॉर्म हो गई बच्चों, ये सिस फॉर्म हो गई, है ना, सिस फॉर्म हो गई। अब इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा वो कैसा होगा, देखो अपोजिट साइड्स पे होंगे, है ना, अपोजिट साइड्स पे होंगे, उसी को तो हम ट्रांस बोलते हैं, है ना। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये दोनों फॉर्म में से स्टेबल कौन सा फॉर्म है ना, ये दोनों फॉर्म में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, आप कैसे आंसर करोगे। देखो ये सेम ग्रुप, ठीक है, H के कंपैरेटिवली बड़े ग्रुप हैं, सेम साइड पे हैं, तो क्या होगी, इनके बीच में रिपल्शन होगी, है ना, इनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा होगी, रिपल्शन इंक्रीजेस, है ना। यहाँ क्या है, अपोजिट साइड पे, है ना, अपोजिट साइड पे, तो यहाँ पे क्या होगी, रिपल्शन लेस, ठीक है, रिपल्शन क्या होगी, कम होगी, ठीक है। जहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होती है वहाँ पे स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है ना। तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यहाँ जो ट्रांसफॉर्म है, रिपल्शन कम है जहाँ, वहाँ पे क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, राइट, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है। तो क्या बोलोगे आप कि जो ट्रांसफॉर्म है, जो ट्रांस अल्केन है, वो क्या है, वो सिस अल्केन से ज़्यादा स्टेबल है ना। स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांस अल्केन इज़ ग्रेटर देन सिस अल्केन, राइट, ठीक है, समझ आई बात। अब अगर आपसे ऐसा कोई केस दिया जाए, ठीक है, आपको 2 आइसोमर्स दे दिया आपको, या कोई ऐसा नाम दे दिया जिसको आपको बोला जाए कि आप इसके मॉलिक्यूल ड्रॉ करो, और आपको मतलब इसके जो स्ट्रक्चर हैं वो ड्रॉ करो, और आप बताओ कि इसमें बॉइलिंग पॉइंट आप कैसे देखोगे, या आपको बताना है कि पोलैरिटी किसकी ज़्यादा है या सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा है ना। तो आप कैसे आंसर करोगे, देखो 1,2-डाइक्लोरोईथीन क्या होता है, 1,2-डाइक्लोरोईथीन यही होता है ना, हाइड्रोजन एटम लाइक दिस, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर हम बना के देखते हैं, जो सिस और ट्रांसफॉर्म होती है उसको हम ड्रॉ करके देखते हैं। देखो क्लोरीन क्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये कौन सी फॉर्म हो गई बच्चों, सिस फॉर्म हो गई। और बताओ इसकी ट्रांसफॉर्म कैसी होगी, अपोजिट डायरेक्शन पे होगी, है ना, अपोजिट डायरेक्शन पे होगी। अब देखो, अब आप लोग मुझे ये बताइए कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, कार्बन एटम और क्लोरीन एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, तो किसकी ज़्यादा है, क्लोरीन की, है ना, ऑफ कोर्स। तो डाइपोल मोमेंट किसकी तरफ होगा, क्लोरीन की तरफ होगा, है ना, डाइपोल मोमेंट किसकी तरफ जाएगा, क्लोरीन की तरफ। सेम यहाँ भी यही केस होगा कि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस डाइपोल मोमेंट उसकी तरफ जाएगा, है ना। यहाँ क्या होगा, डाइपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन पे जाएगा, है ना, डाइपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ जो म्यू क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो म्यू क्या हो जाएगी, इनकी पोलैरिटी 0, डाइपोल मोमेंट 0, है ना। यहाँ डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि सेम डायरेक्शन पे। तो आप क्या बोलोगे कि इनका जो म्यू है वो ज़्यादा है किसका, सिस फॉर्म का, है ना, सिस फॉर्म का ज़्यादा है ट्रांसफॉर्म से, राइट। ये सिस फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो म्यू किसका ज़्यादा हो गया, सिस फॉर्म का ज़्यादा हो गया ट्रांसफॉर्म से। अब बच्चों एक बात आप ध्यान रखना कि अगर म्यू बढ़ता है, ठीक है, इसका मतलब क्या कि पोलैरिटी इंक्रीज होती है, ठीक है।
पोलैरिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। अब देखो पोलैरिटी इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई है ना, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज, राइट। और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। तो अगर आपको ऐसा कोई एग्जांपल देके पूछा जाए कि इनकी पोलैरिटी बताइए, सॉल्युबिलिटी बताइए या डायपोल मोमेंट बताइए, या बोलेंगे आपको बॉइलिंग पॉइंट बताइए कि किस में ज़्यादा होगी, तो आप उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, है ना। चलो नेक्स्ट एग्जांपल। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान देके सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। देखो आपसे बोला गया है, ये कंपाउंड दे दिया गया, ठीक है, आपसे बोला गया कि इसके पहले तो सिस फॉर्म ट्रांसफॉर्म ड्रॉ करो, है ना। हो सकता है क्योंकि डिफरेंट आइटम्स हैं एक कार्बन पे, है ना, डिफरेंट ग्रुप्स हैं एक कार्बन पे। तो देखो इसका सिस फॉर्म हम ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है, सिस फॉर्म ड्रॉ करके देखते हैं हम। और क्या हो सकता है, इसका ट्रांसफॉर्म भी पॉसिबल है, तो ट्रांसफॉर्म भी ड्रॉ करके देखते हैं। क्या हो जाएगा ट्रांसफॉर्म में, अपोजिट डायरेक्शन पे लगे होंगे ग्रुप सारे, है ना, अपोजिट डायरेक्शंस पे होंगे। अब देखो बच्चों यहाँ क्या होता है कि जब भी ऐसा होता है कि दो OH ग्रुप आमने सामने आ जाएं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये चांसेस होते हैं कि OH ग्रुप क्या करता है, एक हाइड्रोजन लेके वाटर मॉलिक्यूल बन के निकल जाता है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल बन के निकल जाता है। तो जब इसको हीट करते हैं ना बच्चों, तो ये क्या हो जाता है, तो ये क्या कैसा दिखेगा, अब इसको हीट करेंगे और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो देखो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। अच्छा इसका नाम क्या है, इसका नाम है मैलिक एसिड, ठीक है, इसका नाम है मैलिक एसिड, ठीक है। कई बार ऐसा होगा कि आपको एग्ज़ाम में सिंपली नाम दे दिया जाए, स्ट्रक्चर ना दिया जाए, आपको पहचानना आना चाहिए, ठीक है। और इसका नाम क्या होता है, ट्रांसफॉर्म का नाम क्या होता है, फ्यूमेरिक एसिड। ध्यान रखना स्ट्रक्चर दोनों के सेम है, ठीक है, बस क्या है, एक सिस फॉर्म है एक ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। सिस फॉर्म कौन सा होता है, मैलिक एसिड, ठीक है, जो सिस फॉर्म है वो क्या है, मैलिक एसिड है, और जो ट्रांसफॉर्म है वो क्या है, फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पॉसिबल है क्या ऐसा वाटर मॉलिक्यूल निकलना, नहीं पॉसिबल नहीं है, क्यों, दूर है ये दोनों ग्रुप आपस में, अपोजिट डायरेक्शन में दूर हैं, ठीक है, तो इजीली पॉसिबल नहीं होता कि इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, नॉट ईजिली, ठीक है, या नॉट ईजी, ठीक है, इजीली यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल नहीं निकलता, यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये तो पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, मॉलिक्यूल ही चेंज हो गया। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मैलिक एनहाइड्राइड, इसका नाम क्या है अब, मैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद जो फॉर्म हुआ है मॉलिक्यूल वो है मैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, इजीली तो नहीं निकल पा रहा, मतलब ये क्या है, ये अपने पैकिंग जो क्लोज्ड पैक होता है, जो मॉलिक्यूल होता है ना उनकी जो पैकिंग होती है ये बहुत अच्छे से पैक्ड है, मतलब इसका क्या हो गया, पैकिंग एफिशिएंसी इज मोर, पैकिंग एफिशिएंसी इज मोर, ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी इज मोर। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमने सीखा कि बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करती है, सॉल्युबिलिटी, पोलैरिटी, है ना, डायपोल मोमेंट। यहाँ क्या हो गया कि जो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा हो गई, इससे क्या हो गया, इनकी मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो टोटली डिपेंड करता है किस पे, पैकिंग एफिशिएंसी पे, या बोलना चाहिए पैकिंग कैपेसिटी पे, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, आपसे पूछा जाए कि मेल्टिंग पॉइंट किसकी ज़्यादा है, तो आप क्या बोलोगे, फ्यूमेरिक एसिड की, ठीक है। क्या बोलोगे आप, मेल्टिंग पॉइंट किसकी ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट किसकी ज़्यादा है, फ्यूमेरिक एसिड की, ठीक है। या फिर आपसे पूछा जाए ट्रांसफॉर्म या सिस फॉर्म, तो आप क्या बोलोगे, ट्रांसफॉर्म, ठीक है, मैलिक एसिड, ठीक है। ट्रांसफॉर्म की ज़्यादा है सिस फॉर्म से, ठीक है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब देखो हमने क्या देखा कि कार्बन के दोनों साइड हम एक तो हाइड्रोजन कॉमन कर दे रहे थे, दूसरी कोई ग्रुप लगा दे रहे थे, है ना, तो हाइड्रोजन के बेस पे हम बता पा रहे थे कि सिस होगी या ट्रांस होगी, राइट। अगर ऐसा कोई कंपाउंड आपको दे दिया जाए जहाँ पे चारों के चारों ग्रुप्स अलग हो, है ना, ऐसा ना हो कि हाइड्रोजन कॉमन है, चारों ग्रुप्स अलग हो जाएं, तब आप क्या करोगे, तब आप कैसे बताओगे कि सिस ट्रांस क्या है, ठीक है।
तो ऐसे केसेस में, ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए जहाँ चारों ग्रुप अलग अलग हों, ठीक है, या चारों बोलना चाहिए सब्स्टिट्यूएंट्स या एटम अलग अलग हों, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, EZ कन्फिग्रेशन, ठीक है, EZ कन्फिग्रेशन यूज़ होगा। E का मतलब क्या होता है बच्चों, E का मतलब क्या होता है, अपोजिट, ठीक है। E को हम लोग कब यूज़ करेंगे, जब हमारे ग्रुप्स अपोजिट साइड पे होंगे, ठीक है। और Z कब यूज़ होगा, जब हमारे ग्रुप सेम साइड पे होंगे, ठीक है। इसको आप कैसे याद करोगे, देखो E का मतलब क्या होता है, एनिमी, दुश्मन, है ना। तो दुश्मन कैसे रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, अपोजिट साइड पे रहते हैं, सेम साइड पे तो नहीं रहेंगे, दोस्त थोड़ी हैं वो लोग, है ना। तो E को हम कैसे याद रखेंगे कि ये एनिमी है, ये दुश्मन है ना, ये दुश्मन है, ये अपोजिट साइड पे रहेंगे, ठीक है। तो आप E को ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है, ये इसकी ट्रिक है, ओके। अब देखो इसके लिए जो रूल यूज़ होता है EZ के लिए, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये तो चारों अलग अलग हैं, कोई सेम साइड पे तो होंगे नहीं, है ना, सेम अलग कैसे बताएंगे हम इसको। तो देखो इसके लिए जो यूज़ होता है, जो रूल है वो क्या है, सीक्वेंस रूल, ठीक है, सीक्वेंस रूल। अच्छा इसको और भी एक नाम से बोलते हैं हम, क्या होता है वो, CIP रूल या CIP सिस्टम, ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, CIP सिस्टम। CIP क्या है, CIP है जो साइंटिस्ट ने, जो 3 साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने इस रूल को बताया था, उनके नाम के इनिशियल्स हैं, ठीक है, कान, इंगोल, प्रिलॉग, ये नाम था उनका, ये 3 साइंटिस्ट लोग का, ठीक है। अच्छा ये रूल किस पे बेस्ड है, तो देखो दिस रूल इज़ बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर, रूल इज़ बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब जो भी हमारे जो एटम्स होंगे उनका एटॉमिक नंबर देखना है, उनके बेस पे हमको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, ठीक है। कैसे, देखो रूल नंबर 1 क्या, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है, उसको फर्स्ट नंबर पे रखा जाएगा, राइट, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसको, सारे एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या, रूल 2 क्या है, रूल 2 ये बोलता है कि अगर आइसोटोप्स हो गए, ठीक है, अगर हमको मिल गए आइसोटोप्स हैं, तो भाई आइसोटोप्स की तो एटॉमिक नंबर सेम होती है ना। अब कैसे डिसाइड करेंगे, आइसोटोप्स की एटॉमिक नंबर भले सेम होती है, मास नंबर तो अलग होता है ना, मास नंबर तो अलग होता है, तो वहाँ हम कैसे डिसाइड करेंगे, एटॉमिक मास पे, ठीक है। तो जिनकी एटॉमिक मास ज़्यादा हो जाएगी उसको क्या हो जाएगी, प्रायोरिटी पहली मिल जाएगी, है ना, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, तो उनकी प्रायोरिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, उनको फर्स्ट नंबर पर रखा जाएगा जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। थर्ड रूल क्या बोलता है, थर्ड रूल हमको ये बोलता है कि ये IUPAC प्रेफरेंस ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, IUPAC प्रेफरेंस ऑर्डर फॉलो नहीं करता, IUPAC प्रेफरेंस ऑर्डर इज़ नॉट फॉलोड, ठीक है, IUPAC की प्रेफरेंस ऑर्डर ये फॉलो नहीं करने वाला, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो IUPAC हम क्या करते थे, हम उसमें कि अल्कोहल ग्रुप हमको दिया हुआ है, ठीक है, किसी चेन में अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है और कहीं पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, ठीक है, तो हम किसको प्रायोरिटी देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को, है ना, वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं चेन की। यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, अगर आपको अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है किसी कार्बन पे, ठीक है, और उसी कार्बन पे मान लो या दूसरे कार्बन पे, उसी कार्बन पे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी लगा हुआ है, तो आप इन दोनों में से किसको पहली प्रायोरिटी दोगे, ऑक्सीजन को। क्यों, क्योंकि कार्बन से जो पहले एटम अटैच्ड है वो कौन सा है, ऑक्सीजन, और जो वहाँ पे अटैच्ड रहेगा वो क्या होगा, कार्बन। तो ऑक्सीजन और कार्बन में किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है बच्चों, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है ना, तो किसको प्रायोरिटी मिल जाएगी, ऑक्सीजन को, मतलब अल्कोहल ग्रुप को, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो रूल नंबर 4 क्या बोलता है, रूल नंबर 4 क्या बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर CH3 है, ठीक है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है, कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, और मान लो C2H5 लगा हुआ है, ठीक है, तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे, C2H5 को, ठीक है, उसको हम देखेंगे। चलो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आए कि देखो ऐसा कुछ लगा हुआ है, एक साइड पे OH लगा हुआ है, NH2FCl, ठीक है, आपको इसमें बताना है कि
कौन सा कन्फिग्रेशन होगा, ई होगा या जेड होगा। तो आप कैसे बताओगे, देखो मैंने क्या कहा, ये दो कार्बन एटम पे आप देखो, ठीक है, ये दोनों कार्बन एटम पे आप देखो इससे जो लगे हुए हैं कि इन दोनों में एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है, ऑक्सीजन का ज़्यादा है या फ्लोरीन का, ठीक है, फ्लोरीन का ज़्यादा है, फर्स्ट प्रायोरिटी मिल जाएगी, है ना। कार्बन में नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन लगा हुआ है, एक Cl लगा हुआ है, नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर ज़्यादा है या क्लोरीन की बच्चों, क्लोरीन के एटॉमिक नंबर ज़्यादा है ना। तो दोनों प्रायोरिटी देखो सेम साइड पे हो गई, सेम साइड पे है तो हम क्या बोलेंगे इसको, Z कन्फिग्रेशन, ठीक है। अब देखो कुछ ऐसा आपको कोई कंपाउंड मिल जाए जहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन लगा हो, ठीक है, और एक ऑक्सीजन हो, यहाँ पे भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन हो, ठीक है, और यहाँ क्या लगा हो, CH3 लगा हो, ठीक है। अब बताओ इसमें प्रायोरिटी आप कैसे डिसाइड करोगे, अब कैसे करोगे, देखो सीधे सीधे दिख रहा है कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की, है ना, एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, सॉरी, ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन के ज़्यादा है तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे, ऑक्सीजन को, और कार्बन की क्या हो जाएगी प्रायोरिटी, सेकंड, है ना। यहाँ बताओ, यहाँ देखो कार्बन अटैच्ड है, ठीक है, कार्बन से कौन अटैच्ड है, कार्बन से कौन अटैच्ड है, कार्बन, सेम हो गए, लिख लो कार्बन से अटैच्ड है कार्बन, कार्बन से अटैच्ड है कार्बन, ठीक है। अब देखो कार्बन आगे किससे अटैच्ड है, देखो कार्बन आगे किससे अटैच्ड है, 3 हाइड्रोजन से अटैच्ड है ना, 3 हाइड्रोजन से अटैच्ड है, 3 हाइड्रोजन से अटैच्ड है, ठीक है। यहाँ कार्बन किससे अटैच्ड है, यहाँ कार्बन की तीनों वैलेंसी नाइट्रोजन से अटैच्ड है ना, नाइट्रोजन से अटैच्ड है। अच्छा बताओ यहाँ तक तो सब सही था, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में किसके एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर ज़्यादा है ना, तो किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, साइनाइड ग्रुप को, है ना, और इसको क्या मिलेगी, सेकंड प्रायोरिटी। अब ये क्या हो गए, सेम साइड पे है, सेम साइड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, Z कन्फिग्रेशन, है ना, ठीक है, समझ जाओगे, समझ में आ गया, EZ कन्फिग्रेशन, कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस, है ना। अब देखो चलो, अब जो आता है वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स इन ऑक्साइम्स, ठीक है। ऑक्साइम्स क्या होते हैं बच्चों, देखो डबल बॉन्ड होना चाहिए था, ठीक है, डबल बॉन्ड तो कार्बोनिल कंपाउंड में भी है, ठीक है, लेकिन ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते, सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि देखो ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर होते हैं, है ना, ये सेम हो गया ना, डिफरेंट तो नहीं है, हमको क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की क्या शर्त है कि एटम्स डिफरेंट होने चाहिए, है ना। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, सेम चीज़ें हो गई, है ना, तो ये शो करेंगे क्या, नहीं, ये शो नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्या होगा, जो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं जब हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्ट करते हैं, इनका नाम है हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है, हाइड्रोक्सिल एमीन, जब इनके साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, ठीक है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, राइट। अब जो आगे जो कंपाउंड आता है, ये इस रिएक्शन के बाद जो कंपाउंड हमको मिलता है वो क्या होता है, ऐसा, ठीक है, ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्साइम्स, ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइम्स। अच्छा अब देखो ऑक्साइम कब बनेगा, जब ये कार्बन की दोनों वैलेंसीज जो है ना ये डिफरेंट होंगी तो, ठीक है, सेम वैलेंसी अगर हो गई ये नहीं होने वाला, ठीक है, सेम वैलेंसी अगर हो गई तो ऑक्साइम्स नहीं बनेंगे। ऑक्साइम्स हम किसको बोलेंगे, जब होंगी ये कार्बन की डिफरेंट वैलेंसीज, ठीक है, समझ आ रही बात। अब देखो अच्छे से देखो, ध्यान से देखो बच्चों, कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन कौन से तरीके के होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स जो होते हैं वो कौन से तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं अपने एल्डिहाइड, है ना, एक तो होते हैं एल्डिहाइड्स, ठीक है, दूसरे कौन होते हैं बच्चों, दूसरे जो होते हैं वो क्या होते हैं, कीटोन्स, है ना। कार्बोनिल ग्रुप कहाँ लगा होता है, एक तो एल्डिहाइड में होता है, एक तो कीटोन में होता है, ठीक है। अब देखो एल्डिहाइड ग्रुप हम कब बोलते हैं, जब कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हो, एक हाइड्रोजन हो, ठीक है। कीटोन कब होता है, जब हाइड्रोजन तो हो ही ना, 2 अलग ग्रुप हो, कोई अल्काइल ग्रुप हो, है ना, ठीक है। अब देखो एल्डिहाइड का सबसे फर्स्ट कंपाउंड कौन सा होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है, राइट। अब बताओ ये डिफरेंट वैलेंसीज हैं क्या, नहीं है, है ना, तो ये ऑक्साइम्स बनाएंगे क्या, ऑक्साइम्स ये बनाएंगे क्या,
पॉसिबल है क्या? नहीं, ये ऑक्साइम्स नहीं बना सकते, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड ऑक्साइम्स नहीं बना सकते। अच्छा, इनकी जगह कोई और हो, इनकी जगह कोई और हो, मतलब कोई दूसरा एल्डिहाइड हो, फॉर एग्जांपल CH3 लगाओ, एसिटल्डिहाइड, ठीक है, ये बनाएंगे क्या? या जो भी R ग्रुप लगा हो, ठीक है, एक H तो होगा ही, ये ऑक्साइम्स बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये ऑक्साइम्स बना सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो अल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड ऑक्साइम्स नहीं बना सकते, बाकी कोई जो अल्डिहाइड होंगे वो ऑक्साइम्स बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कीटोन्स के केस में क्या होगा बच्चों? कीटोन्स के केस में क्या होगा? देखो, कीटोन्स में क्या होगा? हाइड्रोजन तो होगा ही नहीं, ठीक है, कोई R ग्रुप होगा, फॉर एग्जांपल कोई अल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है। अगर ये दोनों अल्काइल ग्रुप सेम हैं, मतलब क्या हो गए? सिमेट्रिकल कीटोन, ठीक है, क्या हो गए? सिमेट्रिकल कीटोन्स अगर हैं, तो आप लोग मुझे ये बताइए कि ये ऑक्साइम्स बनाएंगे क्या? मैंने क्या कहा? डिफरेंट बैलेंसेस होने चाहिए, तो ये ऑक्साइम्स बनाएंगे क्या? नहीं, मतलब सिमेट्रिकल कीटोन्स भी ऑक्साइम नहीं बना सकते, ठीक है, सिमेट्रिकल कीटोन्स भी ऑक्साइम नहीं बना सकते, ठीक है, राइट, सिमेट्रिकल कीटोन्स भी ऑक्साइम नहीं बना सकते। अच्छा, कोई अनसिमेट्रिकल हो तो, अनसिमेट्रिकल हो तो मतलब R और R डैश हो जाए, कोई दूसरे ग्रुप लगे हों, तो वो बना सकते हैं क्या? अनसिमेट्रिकल कीटोन्स बना सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, अनसिमेट्रिकल कीटोन्स जो होंगे वो ऑक्साइम्स बनाएंगे, ठीक है, अनसिमेट्रिकल कीटोन्स ऑक्साइम्स बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, जो एल्डिहाइड, ये जो एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड से जो ऑक्साइम्स बन रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एल्डोक्साइम्स, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? एल्डोक्साइम्स, राइट। और जो कीटोन से जो ऑक्साइम्स बन रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कीटो ऑक्साइम्स, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? कीटो ऑक्साइम्स, राइट, ठीक है, समझ में आया। सबसे पहली बात, सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए ऑक्साइम्स बनाने के लिए। ऑक्साइम्स कब बनेंगे? जब डिफरेंट वैलेंसीज होगी, राइट। दूसरी बात, सेम ग्रुप नहीं होगा, ठीक है, जैसे अल्डिहाइड में भी फॉर्मल्डिहाइड नहीं शो करेगा, कोई और दूसरा अल्डिहाइड होगा, वो सारे ऑक्साइम्स बनाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, कीटोन में हमने क्या देखा कि सिमेट्रिकल कीटोन होंगे, ऑक्साइम्स नहीं बनाएंगे, अनसिमेट्रिकल कीटोन्स ऑक्साइम बनाएंगे, राइट। चलो, अब बताना है हमको इनका नोमेनक्लेचर कैसा होगा, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा? सिस ट्रांस देखा, EZ देखा, राइट। इनके केस में क्या होगा? तो देखो, सबसे पहली बात, इनके लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे होंगे? सॉरी, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन। इनके लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होंगे? एक साइड क्या है? H, एक साइड पे क्या है? C2H5, ठीक है, C2H5। यहाँ पे कौन लगा हुआ है? एक तो OH लगा हुआ है और एक क्या है? लोन पेयर। शो नहीं होगा आपको, ठीक है, कोई क्वेश्चन पेपर में ऐसा देगा नहीं कि यहाँ पे लोन पेयर लगा हुआ है। आपको देखना है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होती है, 3 बॉन्ड बनाने के बाद एक लोन पेयर नाइट्रोजन के पास बचा होता है, ठीक है, उसको हम कंसीडर कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एज अ डिफरेंट ग्रुप, ठीक है। अब देखो, एल्डोक्साइम्स के केस में आपको क्या देखना है कि H और OH कौन सी साइड पे हैं, ठीक है। अगर वो सेम साइड पे हैं, राइट, अगर वो दोनों सेम साइड पे हैं तब हम उनको क्या बोलेंगे? सिन, ठीक है, तब हम उनको क्या बोलेंगे? सिन। अच्छा, इनका कोई फॉर्म होगा, अगर इनका कोई ऐसा फॉर्म होगा जहाँ पे C2H5 यहाँ पे हो, ठीक है, अपोजिट साइड पे हो, सॉरी, देखो अपोजिट साइड पे लगा हो, ठीक है, अब क्या होगा? देखो, OH और H अपोजिट साइड पे, तो ये क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के क्या है? एंटी, है ना, अपोजिट साइड पे। एंटी का मीन्स अपोजिट, सिन का साइड, सिन का मतलब क्या हो गया? सेम, ठीक है, सिन का मतलब क्या होता है? सेम, एंटी का मीन्स अपोजिट। एल्डोक्साइम के केस में आप किसको चेक करोगे? H और OH की साइड को, ठीक है, अगर सेम साइड पे मतलब सिन, अपोजिट साइड पे मतलब एंटी। नोमेनक्लेचर समझ गए? एल्डोक्साइम के केस में आपको यही करना, ठीक है। चलो, कीटोक्साइम्स के केस में हम कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं? अब देखो, यहाँ तो अब हाइड्रोजन है ही नहीं, कीटो है ना, हाइड्रोजन तो है ही नहीं। यहाँ पे क्या लगे हुए हैं? अब 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ भी क्या है? 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है। अब कैसे देखेंगे हम? इसके सामने तो H है ही नहीं, क्या करें? तो देखो बच्चों, इनका जो नोमेनक्लेचर होता है वो क्या होता है? OH के सामने, OH की साइड पे जो भी ग्रुप होगा, ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल होगा, आप उसको क्या करोगे? उसको कैसे लिखोगे? OH
OH के लिए देखना है, ठीक है, OH के रेस्पेक्ट में देखना है कि कौन सा ग्रुप उसके साइड पे है। जैसे कि अगर मैं सिन पे लिख रही हूँ, ठीक है, अगर उसकी सेम साइड पे देख रही हूँ, OH की सेम साइड पे देख रही हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी, ठीक है, मैथिल, ठीक है, मैथिल, सिन मैथिल, सिन मैथिल। उसके बाद कौन है, फिनाइल, फिनाइल। और ये कौन सा कंपाउंड है, कीटोऑक्साइम, है ना, तो क्या बोलूँगी मैं इसको, मिथाइल फिनाइल कीटोऑक्साइम, ठीक है, मिथाइल फिनाइल कीटोऑक्साइम। अगर मुझे एंटी बोला गया कि इनके लिए एंटी वाली कन्फिग्रेशन लिखो, तब आप क्या करोगे, इनके एंटी में देखोगे, ठीक है, OH ग्रुप के अपोजिट में देखोगे कि कौन सा ग्रुप है, ठीक है, OH ग्रुप के अपोजिट में कौन है, सबसे पहले कौन है, फिनाइल, ठीक है, OH ग्रुप के जो अपोजिट में है वो क्या है, फिनाइल। देन क्या है, उसके बाद जो ग्रुप होगा उसको आपको लिखना है, ठीक है, फिनाइल मिथाइल, आगे क्या है ये, कीटोऑक्साइम, ठीक है, क्या है ये, कीटोऑक्साइम, ठीक है, समझ गए। अगर आपको बोला गया सिन के लिए देखो, आप उसकी OH की सेम साइड पे देखोगे, ठीक है, सेम साइड पे जो है वो है मिथाइल फिनाइल कीटोऑक्साइम, जो उसके सेम साइड पे आप उसको पहले लिखोगे। एंटी में बोला गया जो उसके अपोजिट साइड पे आप उसको पहले लिखोगे, ठीक है, क्लियर है, समझ आई बात। सिंपली यही करना है और कुछ नहीं। अब देखो एजो कंपाउंड्स, एजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, एजो कंपाउंड, ठीक है। ये क्या है, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, एजो यूनिट बोलते हैं, ठीक है, ये एजो की यूनिट है। एजो बोलने से समझ जाना चाहिए कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड की बात हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ आपसे पूछा जाए कि एजो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे क्या, तो हाँ, ऑल एजो कंपाउंड्स विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑल एजो कंपाउंड्स shows ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। क्यों, देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ठीक है, इस नाइट्रोजन के पास भी क्या होगा, एक लोन पेयर, इनके पास भी क्या होगा, एक लोन पेयर, दो बॉन्ड बना हुआ है, एक बॉन्ड बाकी है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं इन दोनों के साथ सेम ग्रुप लगाऊं, ठीक है, या अपोजिट ग्रुप लगा दूं, ठीक है, अपोजिट ग्रुप लगा दूं, बात तो एक ही है, ये तो ग्रुप अलग हो गए, है ना, ये दोनों तो आपस में अलग हो गए, जो भी एटम सब्स्टिट्यूएंट जो भी लगे हुए हैं, ठीक है, अलग हैं। इसका मतलब क्या, हमेशा ऐसा क्या होगा कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो एजो कंपाउंड्स के केस में यही होगा कि सारे के सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्केन्स। अब बताओ, देखो मैंने क्या कहा था कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, हमने एक और बात बोली थी कि रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, है ना। यहाँ पे भले डबल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है ना, लेकिन क्या है, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। क्यों, अगर इनको रोटेट करेंगे ना तो ट्विस्टिंग आ जाएगी, ठीक है, और ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ट्विस्टिंग आएगी अनस्टेबल हो जाएंगे, राइट। इसलिए यहाँ पे क्या है, ट्विस्टिंग जो इनकी होती है रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होती है, ठीक है। तो इसमें हमको पूछा जाए कि कंपाउंड सिस ट्रांस बता सकते हैं क्या, तो हाँ बता सकते हैं, ठीक है। देखो सिस ट्रांस कैसे बताएंगे, ये प्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन है ना, साइक्लोप्रोपेन, इसमें क्या हाइड्रोजन एटम सेम साइड पे हैं, तो क्या हो गया ये सिस साइक्लोप्रोपेन, है ना। यहाँ देखो जो क्लोरीन एटम है और जो हाइड्रोजन एटम है अपोजिट साइड पे, तो ये क्या हो गया, ट्रांस, है ना, ये क्या हो गया, ट्रांस साइक्लोप्रोपेन, राइट, है ना। अब देखो ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन के केस में क्या होगा, बता सकते हैं, सिस है ट्रांस है ना, क्या है ये, सिस है, राइट, ये क्या है, ट्रांस है, ठीक है, और ये क्या है, ये भी ट्रांस है, राइट। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये दो कंपाउंड्स के बीच में कौन से आइसोमेरिज्म का रिलेशन है, आप क्या बोलोगे, सिस ट्रांस है, सेम पोजीशन पे, है ना, तो ये क्या है आपस में, ये क्या है आपस में, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, ठीक है, सेम पोजीशन पे है। देखो 1 2, यहाँ भी क्या है 1 2, 1 2 कार्बन पे ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है। सिस ट्रांस हमने देख लिया, आपस में क्या शो कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखो अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों के बीच में कौन सा आइसोमेरिज्म का रिलेशनशिप है, आप क्या बोलोगे, बताओ। देखो यहाँ ये मत बोलना कि ये सिस है ये ट्रांस है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, नहीं, गलत हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो,
ये कहाँ पे है, फर्स्ट कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे ग्रुप लगी हुई है क्या, नहीं, यहाँ थी सेकंड कार्बन पे ग्रुप, है ना, यहाँ पे नहीं लगी, यहाँ पे कहाँ लगी है ग्रुप्स, थर्ड कार्बन पे लगी है ना। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर्स, है ना, पोजीशन चेंज हो रही है इनकी, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में, पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। ये क्या है आपस में, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये क्या हो गया, पोजीशन आइसोमर्स। ये दोनों भी आपस में क्या, ट्रांस ट्रांस देके कुछ और मत सोच लेना, देखो ये दोनों भी आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमर्स है, ठीक है, क्लियर है, पहचानने में गलती तो नहीं करोगे, कहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, कहाँ पोजीशन आइसोमर्स है, देख लेना अच्छे से, पोजीशन चेक करके आप आंसर करोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब देखो फाइनली, अब जो लास्ट में पूछते हैं आपसे ऑब्जेक्टिव में, क्या पूछते हैं कि इसके लिए कोई भी कंपाउंड के लिए कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है ना, आपसे ये पूछ देंगे कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं, आप बताओ। आप क्या करोगे, क्या देखोगे, तो देखो इसकी जो फॉर्मूला है वो क्या है, अगर आपको जो कंपाउंड दिया गया है, ठीक है, उसमें क्या एक ही डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है, एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तब आप क्या करोगे, 2n, ठीक है, ये फॉर्मूला रखोगे, ठीक है। और अगर 1 मतलब n का क्या मतलब है, वेर n इज नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, ठीक है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, ठीक है। अगर आपसे बोला गया कि एक ही डबल बॉन्ड है, मतलब क्या, 2 एक ही डबल बॉन्ड है, ठीक है, 2 की पावर 1 क्या होती है, 2, मतलब 2 फॉर्म्स पॉसिबल है, कौन से, सिस और ट्रांस, ठीक है। अगर ऐसा कोई कंपाउंड मिल गया आपको, जहाँ पे ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि एक ही डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड मिले, आपको ऐसे कोई कंपाउंड दे दिए गए जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स हों, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हों, बहुत सारे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हों, आप क्या करोगे ऐसे केस में, क्या करोगे, तो देखो उसके लिए जो फॉर्मूला है उसको सीखते हैं, ठीक है। देखो अच्छा, ये जो अगर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, आप उसको क्या बोलते हैं, डाइन, ठीक है, डाइन्स हैं, ठीक है। अगर 2 से ज़्यादा है, अगर ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, आप उसको क्या बोलोगे, पॉलीन्स, ठीक है, पॉलीन्स, पॉली का मतलब ज़्यादा, बहुत सारे, है ना, डाइन का मतलब 2, ठीक है। अब देखो अगर किसी कंपाउंड में 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, आप कैसे चेक करोगे, तो देखना कि जो भी आपको कार्बन चेन दी हुई है, ठीक है, जो भी आपको कार्बन चेन दी हुई है, उसके ये जो टर्मिनल एटम्स हैं ना, ये जो एंड्स हैं, ये सेम है या डिफरेंट है, ठीक है। आपको बस ये चेक करना है कि ये सेम है या डिफरेंट है। अगर वो डिफरेंट है, ठीक है, अगर वो डिफरेंट है तो आप क्या करोगे, सिंपली 2n, ठीक है। डिफरेंट है तब तो बहुत ईजी है, 2n, n क्या है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, आप नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, जितने भी डबल बॉन्ड्स हैं आप उसको गिन लो, ठीक है, वहाँ पुट कर दो, जो भी 2 की पावर होगी उसे इनटू कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है, कि उतने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं, राइट। अगर सेम हो गए, अगर ये टर्मिनल एटम्स जो भी ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट है, अगर वो सेम हो गया, तब आप क्या करोगे, तब देखो उसके लिए क्या चेक करना है आपको कि जो हमारी कार्बन चेन है उसमें जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है वो कैसे हैं, वो इवन है क्या, ठीक है, या तो वो इवन होंगे या तो ऑड होंगे, ठीक है। ऑब्वियसली आप गिन सकते हो कितने डबल बॉन्ड आपको दिए हुए हैं, अगर इवन है, ठीक है, अगर जो कंपाउंड हमको दिया हुआ है, जो चेन हमको दी हुई है, अगर वो इवन डबल बॉन्ड रखते हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूला है बच्चों, उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है 2n-1 प्लस 2n/2 -1, ठीक है, ये फॉर्मूला है, याद करना पड़ेगा, याद कर लेना, ठीक है। अगर ऑड नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ऑड है, तब क्या करोगे, तो देखो उसके लिए जो फॉर्मूला है 2n-1 प्लस 2n+1/2 -1, ठीक है। कुछ नहीं, बस ऑड में क्या करना है, n+1/2 करना है, ठीक है, बाकी दोनों फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। देखो क्या बोला मैंने, एक तो 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड है ना, उसमें आपको क्या चेक करना है, टर्मिनल एटम चेक करना है। अगर उसके एंड्स डिफरेंट है, आप सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। अगर सेम हो गए, कोइंसिडेंटली अगर सेम हो जाते हैं, तो क्या करोगे, एन को देख लोगे, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन है या ऑड है ना, इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो ये फॉर्मूला आपको पुट करना है, ऑड है तो ये वाली फॉर्मूला आपको पुट करनी है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो
क्या दिख रहा है आपको, जो टर्मिनल एटम है वो क्या है, डिफरेंट है ना। कितने डबल बॉन्ड है इसमें, एक तो ये डबल बॉन्ड है, एक तो ये डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड है, उस पे भी क्या टर्मिनल एटम सेम है। तो इवन के लिए क्या फॉर्मूला था, 2n-1 प्लस 2n/2 -1, यही फॉर्मूला था। ठीक है, पुट करके देखते हैं। 2 कितने डबल बॉन्ड है बच्चों, दो डबल बॉन्ड है ना, तो 2 - 1 राइट, प्लस 2 n कितना है 2, ठीक है, 2/2 -1, ठीक है, सॉल्व करके देख लो। 2 -1 क्या होगा 1, प्लस 2/2 1 -1 क्या होता है 0, तो क्या हो जाएगा, अच्छा 2 की पावर 0 क्या होता है 1 है ना, तो क्या हो जाएगा 3। मतलब क्या है कि 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। ठीक है, ये जो हमको दी हुई है, जो कंपाउंड दिया गया है, जो मॉलिक्यूल हमको दिया गया है, उसके लिए 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। ठीक है, चलो सेकंड एग्जांपल देखो। सेकंड एग्जांपल देखो, यहाँ देखो, यहाँ कितने डबल बॉन्ड्स हैं, 1 2 3, ठीक है, उस पर भी टर्मिनल एटम्स सेम, टर्मिनल ग्रुप सेम, सॉरी, है ना। अब क्या करोगे, जो ऑड वाली जो फॉर्मूला थी, अगर n = ऑड हो जाए, वहाँ पे क्या फॉर्मूला थी, 2n-1 है ना, प्लस 2n+1/2 -1। ठीक है, कैसे पुट करोगे, देखो 2 कितने डबल बॉन्ड है, 1 2 3 डबल बॉन्ड है, ठीक है, प्लस 2 + 1, n की वैल्यू क्या है 3, तो 3 + 1 4/2 2 -1, ठीक है, सॉल्व कर लो। 2 3 - 1 2 प्लस 2 - 1 1, क्या हो जाएगा, 2 की स्क्वायर क्या होती है 4 + 2, कितने पॉसिबल हो गए 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। कर लोगे, इजी है, बस फॉर्मूला याद रखना, बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ। अब इसके लिए अगर ये फॉर्मूला ना हो, आप एक एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाते थोड़ी बेटर होगे, है ना, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में। इसको आप सिंपली पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब जो हमने कल की क्लास में जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़े थे और आज जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ चुके हैं हम, ठीक है, यहाँ तक के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, राइट। चलो देखो, यहाँ आपको बताना है, इसका आंसर कर देना है। ठीक है, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइसोमर ऑफ प्रोपेनल। ठीक है, आपको बताना है इसका आंसर कि प्रोपेनल का जो आइसोमर होगा वो कौन होगा। ठीक है, आप सबका एक एक या तो बना के देख सकते हो। ठीक है, प्रोपेनल, अच्छा देखो प्रोपेनल क्या होता है, वेट, प्रोपेनल क्या होता है, 3 कार्बन एटम होंगे, उसमें अल क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक है, हाइड्रोजन से बैलेंस कर दो। ठीक है, क्या हो गया इसके लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों, C3 कितने हाइड्रोजन हो गए 6O। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। आप पहले तो सबसे पहले चेक कर लो कि ये जो गिवन ऑप्शंस हैं आपके पास, इनमें जो दिया हुआ है उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उससे मैच कर रहा है कि नहीं, जो आपको कंपाउंड दिया गया है उससे इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो प्रोपेनॉन क्या होता है, प्रोपेनॉन क्या होता है बच्चों, ऐसा कुछ होता है प्रोपेनॉन, है ना। अब इसका हाइड्रोजन ही बैलेंस करके देख लेते हैं, क्या ये मैच कर रहा है, C3H6, हाँ O बिल्कुल मैच तो कर रहा है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। डाईमिथाइल ईथर मैच कर रहा है क्या, 3 कार्बन की हमको नीड है, 3 कार्बन तो ये है नहीं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, ये तो अपना ऑप्शन है नहीं। इथाइल मिथाइल ईथर, ये है क्या, ये हो सकता है क्या, देखो 3 कार्बन तो है, 1 ऑक्सीजन तो है, हाइड्रोजन भी हमको चेक कर लेना चाहिए, है ना, हाइड्रोजन भी चेक कर लेना चाहिए। होगा क्या, 8 हाइड्रोजन है, हमको 6 की नीड है ना, इसका आइसोमर होने के लिए 6 की हाइड्रोजन की नीड है। होगा क्या, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। इथेनॉल क्या होता है, OH, होगा क्या, नहीं होगा, है ना, पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात, इसका छोटा सा एक और जो ट्रिक है वो देखो कि जो प्रोपेनॉल होता है, जो भी एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है, उनका फॉर्मूला क्या होता है,
CnH2nO, ठीक है, ठीक है। आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एक तो कीटोन दिया हुआ है, अल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। बाकी कौन दिया हुआ है, ईथर, ईथर और अल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मूला सेम नहीं होता है, ठीक है। ईथर और अल्कोहल का फॉर्मूला भले सेम होता है, ठीक है। देखो ईथर का क्या फॉर्मूला होता है, CnH2n+2O, ठीक है, और यही अल्कोहल का भी होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक तो अल्कोहल दिया हुआ है, 2 ईथर दिए हुए हैं। पॉसिबल थे क्या, नहीं पॉसिबल तो नहीं थे, उसके फॉर्मूले से मैच ही नहीं करते। कौन मैच करता है, प्रोपेनॉन, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली प्रोपेनॉन, ठीक है। क्लियर है, बना लोगे। या तो आप ऐसे एक एक स्ट्रक्चर बना के देखो, काउंट करो, या तो सिंपली उस फॉर्मूले से आप देख लो कि कौन सा उसका फॉर्मूला मैच कर रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ देखो, इस क्वेश्चन को आपको आंसर करना है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो मेटामेरिज्म शो करेगा, ठीक है। कौन सा कंपाउंड है जो मेटामेरिज्म शो करेगा। अच्छा इसका देखो, चेक करके देखते हैं मेटामर्स बना के, है ना। C+O C2H5 यही होगा, ठीक है। इसके अगर हम मेटामर्स बनाएं, इसके हम मेटामर्स अगर बनाएं, पॉसिबल है क्या, पॉसिबल है क्या, देखो C+O C पॉसिबल है क्या, कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि ये तो दोनों आइडेंटिकल हैं, है ना। ये तो दोनों आइडेंटिकल है, कोई आइसोमर्स तो है नहीं आपस में, ये तो दोनों आइडेंटिकल हैं, तो ये दोनों आइसोमर्स कहलाएंगे, नहीं आइसोमर्स ही नहीं है तो मेटामर्स कैसे कहलाएंगे, है ना। तो मेटामरिज्म ये तो शो नहीं कर रहा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन पे देखो, सेकंड ऑप्शन देखो, C2H5 SC2H5, ठीक है। ये आइसोमरिज्म शो करेगा क्या, सॉरी मेटामरिज्म शो करेगा क्या, हाँ कर सकता है। क्यों, देखो SCC कार्बन 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 बना, ये कहाँ है, देखो इसके अराउंड 2 कार्बन थे, यहाँ पे भी 2 कार्बन, है ना। यहाँ पे कौन है, 1 कार्बन, यहाँ पे कौन है, 3 कार्बन एटम, ठीक है। मेटामरिज्म शो कर रहा है ना, मेटामरिज्म ये शो करेगा, तो हाँ ये हो सकता है। आगे भी देख लेते हैं ऑप्शंस, ये शो करेंगे क्या, नहीं ये शो नहीं करेंगे। इनका क्या केस होगा, सेम वैसा ही, ठीक है। जैसे जैसे हमने इस वाले कंपाउंड के लिए बनाया, वैसे ये भी होंगे कि ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे। इनके जो 2 आइसोमर्स आप बनाने की कोशिश करोगे वो तो आइडेंटिकल हो जाएंगे, है ना। तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हुआ अपना, C2H5, ठीक है, C2H5 है C2H5, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, बताइए। इसमें आपको बताना है कि पोजीशन आइसोमर्स कौन है, ठीक है। कौन से कंपाउंड है जो पोजीशन आइसोमर्स शो कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ क्या दिया हुआ है आपको, एल्डिहाइड ग्रुप, और यहाँ कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप। दूसरी बात, पहले तो कार्बन एटम काउंट कर लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है नहीं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो जाएगा, हाइड्रोजन बैलेंस कर लेगा। अल्डिहाइड और कीटोन है, तो ये क्या है आपस में, फंक्शनल आइसोमर्स हैं, राइट, फंक्शनल आइसोमर्स हैं। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ क्या है, अगेन कीटोन और ये अल्डिहाइड, ठीक है, कीटोन और अल्डिहाइड, तो क्या हो गए, ये अगेन फंक्शनल आइसोमर्स हो गए, राइट, फंक्शनल आइसोमर्स हैं। यहाँ देखो कीटोन कीटोन, हाँ ये कुछ ठीक लग रहा, कीटोन कीटोन, फंक्शनल आइसोमर्स तो नहीं है। कार्बन एटम काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन, ठीक है। ये कहाँ पे, फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे है, ये कहाँ है, 1 2 3, चेंज तो हो रही पोजीशन, यहाँ सेकंड कार्बन पे था, यहाँ थर्ड कार्बन पे है ना। तो ये क्या हो गया आपस में, पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है, पोजीशन आइसोमर्स। अगला देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। ये क्या है, अगेन ये कीटोन है, ये भी अल्डिहाइड है, सारे कीटोन अल्डिहाइड दे रखे हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, ये तो फंक्शनल आइसोमर्स हैं, है ना, ये पोजीशन आइसोमर्स तो ही शो कर रहे हैं। तो क्या हो गया अपना आंसर, थर्ड वाला ऑप्शन, ठीक है। ये क्या है, पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। इजी है, कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं। देखो चलो अब देखो ये वाले क्वेश्चन पे आप बताओ क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अभी पढ़ रखा है। देखो 2 ब्यूटेनल, ठीक है, क्या होता है ब्यूटेन, 4 कार्बन, ठीक है,
अल मतलब अल्डिहाइड ग्रुप है ना। 2 पे ब्यूटीन मतलब 2 पे डबल बॉन्ड भी है, ठीक है। हाइड्रोजन से बैलेंस कर लो, CH2, ठीक है, सॉरी CH, ठीक है। अब बताओ, आपने बताना है कि कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ये करेगा क्या? हाँ कर सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों ग्रुप अलग अलग तो हैं, दोनों एटम्स अलग हैं, दोनों एटम्स अलग हैं, एक तो H है एक तो CH3, यहाँ भी देखो H और एक CHO। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। 2 ब्यूटीन, ब्यूटीन क्या होता है? यही होता है 2 ब्यूटीन, है ना, 2 ब्यूटीन, ठीक है। शो करेगा क्या? हाँ, क्योंकि ये दोनों एटम्स ग्रुप्स भी अलग हैं, यहाँ पे भी ग्रुप्स अलग हैं, एटम्स अलग हैं, सॉरी, ठीक है। तो क्या होगा? ये शो करेगा, हाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो करेगा, ठीक है। अच्छा, 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, ये क्या है? साइक्लो कंपाउंड हमने देखा अभी, ऐसा होता है साइक्लोप्रोपेन, है ना। 1,2 डाइक्लोरो, 1 और 2 पे 2 क्लोरीन एटम्स हैं, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं क्या? हाँ करते हैं, क्योंकि देखो ये तो हो गया सिस फॉर्म, अपोजिट कर दूंगी किसी एक साइड को, क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्म, है ना। तो ये क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हाँ शो करेगा। तो क्या हो गया? ऑप्शन ऑल आर करेक्ट, ठीक है। बना के देखना, पहले देखो एटम सही है या नहीं, अलग अलग है या नहीं, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे कि नहीं, देख के बना के आपको आगे आंसर करना है, ठीक है। चलो यहाँ बताना है आपको, ये वाले क्वेश्चन को भी देखते हैं। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट फंक्शनल आइसोमेरिज्म, कौन है जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा? C2H5OH, ठीक है। इसके लिए बना के देखते हैं, ईथर बन सकता है क्या? फंक्शनल ग्रुप चेंज हो सकता है? हाँ हो सकता है ना, चेंज हो सकता है। यहाँ देखो NH2, इसके लिए कुछ और पॉसिबल है क्या? कुछ पॉसिबल नहीं है। NH2 अमीन और किसके साथ रिलेट कर सकता है? प्राइमरी अमीन है, ठीक है। सेकेंडरी टर्शियरी कुछ और इसके साथ दिया होता तो हम सोचते, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ नहीं हो सकता, ये शो नहीं करेगा। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड किसके साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करता है? तो क्या हो सकता है इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में? अच्छा, ये हो सकता है ईस्टर हो सकता है, मैथिल एसीटेट, ठीक है, ईस्टर पॉसिबल है। सेम नंबर ऑफ एटम, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो ये तो शो कर रहा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये क्या है? अल्डिहाइड। अच्छा, अल्डिहाइड से क्या बनता है? कीटोन भी तो हो सकता है, तो ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेगा, है ना। तो कौन हो गया इसका ऑप्शन जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा? वो क्या है? CH3NH2, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यहाँ देखो, ऑर्थो मेटा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन्स आर, ये तो मैंने कल बता रखा है क्या होता है। देखो, ऑर्थो मेटा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन्स, ठीक है। एक तो क्लोरीन ये हो गया, एक तो ये कौन सी पोजीशन हो गई बच्चों? ये ऑर्थो पोजीशन है, ठीक है। अगर ये क्लोरीन यहाँ पे आ जाए तो ये क्या पोजीशन होगी? मेटा, ठीक है। और अगर यहाँ पे आ जाए तो ये क्या पोजीशन होगी? पैरा, ठीक है। तो देखो पोजीशन चेंज हो रही है ना। ये क्या है? 1 2 3 4, ठीक है। तो एक में ऑर्थो में क्या क्या हो रही है? ऑर्थो क्या है? 1 2, है ना। मेटा क्या हो रहा है? 1 3, कौन सी पोजीशन पे जा रहा है? 1 3, और पैरा कौन सी पोजीशन पे जा रहा है? 1 4, ठीक है। पोजीशन चेंज हो रही है तो क्या होते हैं? ये पोजीशन आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। फंक्शनल तो नहीं है, फंक्शनल तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। चेन भी नहीं है, क्या है ये? पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। पोजीशन चेंज हो रही है बस, राइट। आगे देखो, चलो मैलिक, वेट, हाँ, मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड्स आर, बताया मैंने आपको कहा भी था कि सिंपली आपको नाम दे सकते हैं वो बिना स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है। मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड्स आर क्या है? ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है ना। क्या होता है उनका स्ट्रक्चर? ऐसा कुछ होता है, OOH COOH, ठीक है। इसका अगर सिस फॉर्म है तो वो क्या है? मैलिक एसिड, है ना। सिस फॉर्म है तो मैलिक एसिड, और अगर उसका ट्रांस फॉर्म है तो क्या है? फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है, फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है। तो वो क्या है आपस में? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। चलो
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों, आपसे पूछा हुआ है कौन सा कंपाउंड मेटामेरिज्म शो करेगा। ठीक है, कौन सा कंपाउंड मेटामेरिज्म शो करेगा। सबसे पहले तो दिख गया, देखो यहाँ तो कोई पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, है ना, कोई पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं यहाँ तो ये तो शो नहीं करेगा। ठीक है, ये तो अपने ऑप्शन से ही आउट हो गया। अब देखो C3H6O बना के देख लो, 1 2 3। ठीक है, और क्या हो सकता है, 1 2 3। कोई मेटामेरिज्म ही शो कर रहे हैं क्या, नहीं, ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल है ना, ये क्या है, दोनों आइडेंटिकल हैं। ठीक है, तो ये मेटामेरिज्म तो शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आइडेंटिकल कंपाउंड हो गए। C4H10O, C4H10O शो करेगा क्या, देखो 1 2 3 4। ठीक है, और किस तरीके से इनको बनाया जा सकता है, देखो 1 2 3 4। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन, यहाँ क्या है 2 कार्बन, यहाँ क्या हो गया 1 कार्बन, यहाँ क्या हो गया 3 कार्बन। मेटामेरिज्म तो ये शो कर रहा है ना, करेक्ट है, ये मेटामेरिज्म शो करेगा, हाँ कर सकता है, कर सकता है। ठीक है, और कौन से कंपाउंड शो कर सकते हैं, देखो इसके लिए भी बना के देखते हैं, C3H8O, C3H8O पॉसिबल है क्या, देखो अगेन ये क्या हो गया, अगेन ये क्या हो गया, आइडेंटिकल कंपाउंड, जैसे यहाँ थे वैसे यहाँ हो गए, आइडेंटिकल हो गए, है ना। ये तो मेटामेरिज्म शो नहीं करेंगे, राइट, ये कोई मेटामेरिज्म शो नहीं करेंगे क्योंकि ये आपस में आइडेंटिकल है, बस इनको ऐसा उलट दिया गया है। ठीक है, तो कोई तो ऐसा कोई नहीं था इस कंपाउंड में जो मतलब इस ऑप्शंस में जो मेटामेरिज्म शो करेगा सिवाय इसके। ठीक है, सिर्फ यही शो कर रहे हैं, तो क्या हो गया अपना ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, राइट। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक था हमारा स्ट्रक्चरल और स्टीरियो का फर्स्ट पार्ट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आगे की क्लास में हम सीखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तब तक अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है, थैंक यू।